Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Pardue. So students, today we are going to study about losses in pre-stressed concrete. हमारे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लॉसेस ऑफ प्री-स्ट्रेस के क्या-क्या टाइप हो सकते हैं और क्यों अकर होते हैं। ठीक है, तो उसके डिफरेंट टाइप हमने देखे थे जो कि आपको यहाँ पर देखेंगे। ये है टाइम डिपेंडेंट लॉसेस और इमीडिएट लॉसेस। ओके, कौन कौन से थे? एक जो टाइम के साथ डिपेंड कर रहे थे, धीरे धीरे आते हैं, और दूसरे जो इमीडिएट उसमें अकर हो जाते हैं। टाइम डिपेंडेंट में हमारे पास थे लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस ड्यू टू क्रीप इन कंक्रीट, ड्यू टू श्रिंकेज इन कंक्रीट एंड ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील टेंडन. And just like that, we also had these three losses. These are the due to elastic shortening, due to anchorage slip and due to friction. तो ये जो तीन लॉसेस है ये है हमारे ड्यू टू इमीडिएट लॉसेस. हमारे इस वीडियो के सेक्शन में हम आज कवर करने वाले हैं टाइम डिपेंडेंट लॉसेस के ऊपर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमीडिएट लॉसेस के बारे में. और इसके बाद के जो कुछ लेक्चर रहेंगे, 2 से 3 लेक्चर रहने वाले, जितना भी हमने पढ़ा है उनके बारे में हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे. ओके बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं आज के लिए. सबसे पहला जो लॉस है हमारा, लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप इन कंक्रीट. फर्स्ट लॉसेस आर loss of pre-stress due to creep in concrete. तो सबसे पहले तो बच्चों मतलब समझे कि ये क्रीप क्या रहता है. तो क्रीप मैं आपको खाली डेफिनेशन बता देता हूँ यहाँ पर. कभी आपको फुल डिटेल में पढ़ना हो तो आप सिंपली हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो भी पूरी डिटेल के साथ बना देंगे. तो क्रीप अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि ये एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है फॉर सस्टेन लोडिंग ऑन इलास्टिक बॉडीज. ठीक है, टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना फॉर सस्टेन लोडिंग ऑन इलास्टिक बॉडी. एक कांस्टेंट लोड के लिए भी अगर किसी इलास्टिक बॉडी के ऊपर वो कांस्टेंट लोड काफी ज्यादा टाइम तक रहता है तो धीरे धीरे उसमें क्या आने लग जाता है, डिफॉर्मेशन आने लगता है, यानी कि उसकी इलास्टिक बॉडी की शेप परमानेंट चेंज होने लग जाती है. ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, हमारा क्रीप कह देते हैं. और इसके कारण जो जनरेट होने वाले स्ट्रेन है उन्हें हम क्या कह देते हैं बच्चों, क्रीप स्ट्रेन. तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो बच्चों यहाँ जो ये स्ट्रेन आने वाला है, इस स्ट्रेन की जगह सिंपल स्ट्रेन ना होकर कौन सा आएगा हमारे पास, क्रीप स्ट्रेन आएगा. यानी कि मैंने एप्सिलॉन सीआर जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है मेरे पास, क्रीप स्ट्रेन. ओके, और ई जो हमारा आने वाला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो हम यूज करेंगे स्टील का यानी कि ईएस. तो जो मैंने यहाँ पर ईएस यूज किया हुआ उसे मैं क्या लिखूंगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील. यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, जिसकी वैल्यू हम बच्चों कितनी लेते हैं, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², या फिर इसको मेगा पास्कल कह दूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड की. कंक्रीट का ग्रेड, सॉरी स्टील का ग्रेड जो भी होने वाला है उसके रिस्पेक्ट के अनुसार हमारे पास हम यही वैल्यू लेने वाले हैं इसके यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड. ओके, इसे आप नोट करके भी लिख सकते हैं, एक तरह का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. ठीक है, तो चलिए अब ये क्रीप स्ट्रेन है तो क्रीप के लिए एक न्यू टर्म आती है जिसका नाम है हमारे पास क्रीप कोफिशिएंट. क्रीप कोफिशिएंट. ठीक है, तो क्रीप कोफिशिएंट को डिनोट करते हैं हम फाई से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये इक्वल टू होता है क्रीप स्ट्रेन अपॉन में इलास्टिक स्ट्रेन. ठीक है, क्रीप स्ट्रेन अपॉन में इलास्टिक स्ट्रेन. और याद रखना ये दोनों चीजें किसके लिए हैं, फॉर कंक्रीट है, स्टील के लिए नहीं है. कहाँ स्टील यूज करना है, कहाँ कंक्रीट यूज करना है, इसमें आपको प्रॉब्लम मतलब दिक्कत नहीं आनी चाहिए. जैसे यहाँ पर हमने नाम से क्या लिया था कि लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप इन कंक्रीट, तो आपको यहाँ पर क्रीप स्ट्रेन जो यूज करोगे वो कंक्रीट का करोगे, इसलिए जो आपका क्रीप कोफिशिएंट आने वाला है वो भी किसका आएगा, कंक्रीट का आएगा.
लेकिन क्योंकि हम लॉसेस जो निकाल रहे हैं वो प्री स्ट्रेस के निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिया गया वो किसका लिया है बच्चों, हमने स्टील का लिया है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी रिडक्शन आएगा, एलोंगेशन का रिडक्शन होगा, वो किस में होगा, स्टील में। उसी एलोंगेशन को रिडक्शन के कारण आपके लिए प्री स्ट्रेस का लॉस आ जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली आपको क्या कराना है, लॉस ऑफ रिडक्शन। लॉस ऑफ रिडक्शन से ही क्या होगा मेरे पास, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस आएगा। और लॉस ऑफ रिडक्शन किस में होता है बच्चों, हमारे स्टील में होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील लिया है और यहाँ पर कंक्रीट का क्रीप लिया है। ओके, क्रीप स्ट्रेन हो गया। तो फाई हो गया हमारे पास क्रीप स्ट्रेन अपॉन में इलास्टिक स्ट्रेन। अगर इस फाई को मैं इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में यूज करूं कि क्रीप हो गया मेरा एप्सिलॉन सी आर, इलास्टिक स्ट्रेन मैं ले लेता हूं एप्सिलॉन ई से डिनोट करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन सी आर को, यानी कि इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इस एप्सिलॉन सी आर की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, यानी कि जो एप्सिलॉन ई यानी कि इलास्टिक स्ट्रेन है इधर साइड में चला जाएगा। तो क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय इलास्टिक स्ट्रेन। तो आपको ये जो टर्म है, ठीक है, ये वाली जो टर्म हमारे पास आ चुकी है, इसे रिप्लेस करना है इन द इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इस वाले इक्वेशन में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पेज पर देखिए बच्चों, हमें क्या करना था कि डेल्टा सिग्मा जो मेरा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस था वो क्या था, क्रीप स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। जिसे ये इक्वेशन नहीं पता हमने कैसे लिखी है, तो आपको इससे प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। और मेरा पूरा सजेशन है, जिसे प्री स्ट्रेस कंक्रीट अच्छे से पढ़ना है वो सारी की सारी वीडियोस को बच्चों सीक्वेंस से ही देखें। ओके, तो यहाँ पर इस क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू को हमें रिप्लेस करना था, जो कि एप्सिलॉन और हमारे इलास्टिक स्ट्रेन के इक्वल हो जाएगी। तो चलिए इसे रख देते हैं इलास्टिक स्ट्रेन, और ये हमारे पास आ गया लॉस इन प्री स्ट्रेस। ओके, अब ये इलास्टिक स्ट्रेन क्या होता है, तो आपको अगर हुक्स लॉ याद हो, हुक्स लॉ क्या कहता था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस बार सिग्मा की जगह मैं क्या ले रहा हूं, एफ ले रहा हूं, ताकि बीच में थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, एप्सिलॉन के बराबर। तो क्योंकि इलास्टिक स्ट्रेस है, ठीक है, तो इलास्टिक स्ट्रेन हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, कंक्रीट का निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, एफ सी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, तो मुझे यहाँ पर बच्चों क्या यूज करना पड़ेगा, एफ सी इज इक्वल टू इलास्टिक स्ट्रेन अपॉन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो अगर मुझे इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए तो इसको अदर साइड में लेके गए, रेसिप्रोकल में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इन कंक्रीट अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। अगेन इस वैल्यू को, यानी कि जो स्ट्रेन की वैल्यू है, इसे आपको रिप्लेस करना है इस वैल्यू से। ओके, तो डेल्टा सिग्मा यानी कि लॉस इन प्री स्ट्रेस, अगेन लिख देता हूं ताकि आप भूल ना जाए, हालांकि अब तक तो याद ही हो गया होगा। डेल्टा सिग्मा क्या हो जाएगा, 5 इस बार इलास्टिक स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन ई को रिप्लेस करना है, जो कि एफ सी अपॉन में ई सी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, ई एस। ठीक है, इसी का मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है हमारा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है बच्चों ये। ओके, तो अब आपको एक टर्म अगर याद हो, आरसीसी में भी हम पढ़ते हैं, ई एस अपॉन ई सी। आपको इसे देखकर कुछ याद आ रहा हो तो ई एस अपॉन ई सी को हम एम के इक्वल लिखते हैं, जिसका एम का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मॉडुलर रेशियो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिए, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मॉडुलर रेशियो। और इसके ऊपर काफी बार डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन भी आ चुके हैं, इन कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आज हमारे पास स्टेट जेई होते हैं, स्टेट ए जेई, या फिर सेंटर के अंदर जैसे एसएससी जेई है, या फिर कोई अदर वैकेंसी आती है सेंटर की, पीएससी एक्सेट्रा में। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को भी मिले हैं, गेट में नहीं मिलेंगे इतने आसान। ठीक है, तो ई एस अपॉन ई सी को मैं एम से रिप्लेस कर सकता हूं, यानी कि मॉडुलर रेशियो से रिप्लेस कर सकता हूं। तो मेरे पास जो फाइनल लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा आने वाला है, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा आएगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी जगह आ गया एम। ठीक है, इस ई एस अपॉन ई सी यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू दी, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का जो रेशियो है उसे बोलते हैं मॉडुलर रेशियो, उससे रिप्लेस किया, एम हो गया। फिर मेरे पास आ गया क्रीप कोफिशिएंट 5, और लास्ट में क्या आ गया, एफ सी यानी कि स्ट्रेस इन कंक्रीट, क्योंकि हमने यहाँ पर ये किसके लिए निकाला था,
इलास्टिक स्ट्रेन था, किसका था? हमारे पास था, हमारे पास ये था कंक्रीट का। ठीक है बच्चों, ये किसका था? कंक्रीट का। और आया कहां से था ये? क्रीप कोफिशिएंट इस फाई से, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? क्रीप स्ट्रेन अपॉन में इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को याद रखिए, डेल्टा सिग्मा इक्वल्स टू एम फाई एफ सी। से नेक्स्ट पेज पर लेकर जाते हैं। तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू क्या है? एम फाई एफ सी। अगर आप इसका डेरिवेशन नहीं समझना चाहते हैं, सिर्फ आप चाहते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में मेरा एक क्वेश्चन सोल्व हो जाए, तो आपके लिए ये इक्वेशन मोर देन इनफ है। आपको लिए कोई भी 3 वैल्यू दे रखी होंगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 टर्म है, तो उनमें से कोई भी 3 वैल्यू दे रखी होंगी आपको, और उसके हिसाब से आप लॉस इन प्री स्ट्रेस या फिर लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, वेट ए मिनट। तो यहां देखिए आगे बच्चों, अब इस मॉडुलर रेशो की वैल्यू तो हम निकाल देंगे कि हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखे होंगे कंक्रीट और स्टील दोनों के। अब इस फाई की वैल्यू कैसे निकालें? ठीक है, तो इसके लिए आप टेबल बना के लिख लीजिए, और ये टेबल भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप हमेशा याद रखें। और जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट इस टेबल से को रिलेट करके वहां पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक जगह तो लिखेंगे हम डेज, और दूसरी साइड लिखेंगे हम क्रीप कोफिशिएंट, यानी कि फाई की वैल्यू। ओके, तो इसके लिए एक टेबल बना ही देते हैं हम। ओके, चलिए, तो डेज अगर आपको दे रखे हो 7 डेज, 28 डेज और 1 ईयर, यानी कि 365 डेज के अराउंड, तो अगर आपको 7 डे दे रखे हैं तो क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू हो जाएगी 2.2। अगर दे रखे हैं 28 डेज तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6। और अगर आपको 1 ईयर का टाइम इंटरवल दिया हुआ है तो इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी क्रीप कोफिशिएंट की? 1.1। तो सिंपली आपको ये 3 वैल्यू याद रखनी है, 2.2, 1.6 एंड 1.147, 28 एंड 1 ईयर। ठीक है, 7 डे, 28 डेज एंड 1 ईयर, इनके लिए 3 के लिए आपको बस सिंपली वैल्यू याद रखनी है। तो आपके पास एम भी आ गया, 5 भी आ गया, लेकिन ये एफसी क्या है? ठीक है, एफसी तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये क्या है? दिस इज वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट। लेकिन कहां, कौन सी जगह पर? सपोर्ट पर निकालनी है, ठीक है, एंड्स पर निकालनी है, मिड सेक्शन पर निकालनी है, या फिर किसी अदर सेक्शन पर निकालनी है, तो उसके लिए यानी कि कहां निकालनी है? ये एक तो निकालनी है एट द लेवल ऑफ स्टील। ठीक है, एट द लेवल ऑफ स्टील टेंडन। तो अगर बच्चों आपको याद हो, जब हमने प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ा था, ये हमारे पास एक बीम थी मेरी, उसके अंदर क्या लिखते थे हम? वेट ए मिनट, ये हमारा स्टील टेंडन था। ओके, स्टील टेंडन के बाद ये बीच में क्या हो गया मेरा? न्यूट्रल फाइबर। ये क्या हो गया बच्चों? न्यूट्रल फाइबर। ये हो गया मेरा टेंडन। टेंडन के लेवल पे वही प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगा रखा है, और टेंडन और न्यूट्रल फाइबर के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस थी, जिसे हम बोलते थे इसेंट्रिसिटी ई। ठीक है, क्या बोलते थे इसे हम? इसेंट्रिसिटी ई। तो इस इसेंट्रिसिटी के साथ ही हमें क्या निकालना है? इस लेवल के ऊपर। ठीक है, अब क्या करना है? इस लेवल के ऊपर, यानी कि जहां टेंडन लगा हो वहां एफसी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको स्ट्रेस इन कंक्रीट याद हो, तो हम कैसे निकालते थे बच्चों? पी बाई ए। ठीक है, जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगता था वो कंप्रेसिव हो जाता था। उसके बाद में ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, यहाँ पर अगर यूडीएल लगा होता तो इसमें बेंडिंग किस तरह से आ जाएगी? सैग करने लग जाएगा, यानी कि नीचे टेंशन ऊपर कंप्रेशन। कंप्रेशन को जनरली हम पॉजिटिव मानकर चलते हैं, क्योंकि इसे भी कंप्रेशन को पॉजिटिव मान लिया, तो टेंशन नीचे नेगेटिव, क्योंकि टेंशन बेंडिंग की वजह से हो रही है, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस हो जाएंगे एम अपॉन आई इंटू वाई हो जाता था। लेकिन y की जगह इस बार बच्चों क्या आएगा? y तो हम निकालते थे इस वाले फाइबर पर,
यानी कि ये डिस्टेंस y हो जाती है, लेकिन हमें इस बार कहाँ निकालने, सिर्फ यहाँ। तो डिस्टेंस कौन सी लोगे आप, ये वाली। और ये डिस्टेंस बच्चों आपको कितनी वैल्यू दे रखी है, e। तो इस बार y की जगह क्या मल्टीप्लाई कर दोगे आप, e से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, e से मल्टीप्लाई कर दोगे। और इस बार टॉप बॉटम वाला कोई हिसाब नहीं होगा कि टॉप पर भी अलग निकालें बॉटम पर अलग निकालें। इस बार सिर्फ और सिर्फ कहाँ लेंगे, स्टील टेंडन पर जो एक ही साइड यानी कि बॉटम में लगे हुए हैं, तो नीचे तो इसका माइनस। और प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के खुद के बेंडिंग एक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, पीई अपॉन आई। अगेन वाई लिया जाता था क्योंकि टॉप एंड बॉटम मोस्ट फाइबर पर निकाला जाता था, ये डिस्टेंस ली जाती थी। लेकिन इस बार अगेन टेंडन की डिस्टेंस लेनी है, टेंडन की मैक्सिमम डिस्टेंस ई है। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आ जाएगी कि वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, वेट ए मिनट, वैल्यू ऑफ स्ट्रेस क्या है, ये आपके पास क्या बन के आएगी इक्वेशन प्रॉपर, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। वेट ए मिनट, स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट करके लिख देते हैं। आपको ये इक्वेशन आ गई, ये क्या है, वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट एट लेवल ऑफ स्टील टेंडन। स्टील टेंडन के लिए सिर्फ और सिर्फ यही पर्टिकुलर इक्वेशन बनेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप कहीं ऐसे मत कर देना कि टॉप के लिए निकालो तो यहाँ प्लस कर दो यहाँ माइनस कर दो, ऐसा बच्चों कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि स्टील टेंडन हम किसी एक साइड ही लगा रहे हैं। इस केस में हॉरिजॉन्टल टेंडन के केस में यहाँ पर देखो हमने एक ही तरफ लगा रखा है, इसलिए हमारे पास जो इक्वेशन बन के आने वाली है वो सिर्फ यही इक्वेशन बनेगी जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ विजिबल हो रही है। लेकिन अगेन एक क्वेश्चन मेरे पास आता है कि सर हम क्या करें कि ये वैल्यू जो हमारे पास स्ट्रेस की आ रखी है, ये क्या ये सपोर्ट्स यानी कि एंड्स पर है या फिर मिड स्पैन पर है। हमें कैसे पता लगेगा कि सपोर्ट पर लेनी है या फिर मिड स्पैन पर लेनी है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और आपको समझाता हूं, या फिर यही कोशिश करते हैं, बाकी को इरेज कर देते हैं एक बार। सेक्शन लेके इरेज करने की कोशिश करते हैं। ओके हो गया। ओके ठीक है, तो यानी कि आपको क्या दे रखा होगा, कुछ, लेट अस चूज डिफरेंट कलर, ब्लैक इज सुटेबल फॉर आवर बीम। इस तरह की बीम दे दी, ठीक है। इस बीम के ऊपर आपको क्या दे रखा होगा बच्चों, यहां पर ये दे दिया टेंडन, ये टेंडन दे दिया। और इस टेंडन की वैल्यूज क्या दे रखी होंगी, एंड्स यानी कि सपोर्ट पर मान लो आपको FC1 दे रखा है, ठीक है। और मिड स्पैन पर जो वैल्यू दे रखी है वो दे दी है FC2। ये तो क्या है FC1 और ये है FC2। तो इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंडन, ठीक है, केस मेरे पास केस 1 आ जाता है। इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंडन आप क्या करोगे, अगर आपको एवरेज वैल्यू चाहिए, ठीक है, एवरेज वैल्यू यानी कि सिंपल FC आप फाइनल कौन सा लेने वाले हो इस फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। फॉर दिस वैल्यू ऑफ FC व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बस इनका क्या ले लेना है बच्चों, एवरेज ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर इन दोनों का एवरेज ले लोगे और इसी एवरेज वैल्यू को यूटिलाइज करने के बाद, ठीक है, आप क्या निकालोगे यहाँ से, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस। तो ये था बच्चों हमारा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप इन कंक्रीट एंड पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंडन, ठीक है। ये तो था सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल टेंडन के लिए। क्या हो अगर आपके पास पैराबोलिक टेंडन आ जाए, तो उसके लिए हम आगे न्यूमेरिकल देखते हैं, आगे डिराइव करके बताता हूँ। न्यूमेरिकल्स हम सबसे लास्ट में करने वाले हैं, जब सारे हमारे पास हम प्री स्ट्रेस के लॉसेस पढ़ लेंगे, उसके बाद हम एनालिसिस वगैरह सबके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। एक बार इसी कलर से काम चलाते हैं। आपको मैंने इस बार क्या दे दिया बच्चों, पैराबोलिक टेंडन, ठीक है। इस बार हमारे पास क्या आई है, थोड़ी पैराबोलिक टेंडन आएगी। अब पैराबोलिक टेंडन में क्या करोगे, अगेन आपको कुछ इस तरह से वैल्यू दे रखी होंगी, एंड्स या फिर सपोर्ट पर,
और मिड स्पैन या फिर हमारे सेंटर पर। तो वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं कि ये है FC1, ये है FC2। अब इसमें हमारे पास दो केसेस बनने वाले हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास दो केस बनेंगे, एक होगा केस 1, दूसरे को नाम दे देते हैं केस 2। जब FC1 FC2 से ज्यादा हो जाए उसे बोल देंगे केस 1, और जब FC1 FC2 से लेस हो जाए उसे कह देते हैं एक बार केस 2। हमारे पास दीज टू आर दी केसेस हियर, ओके। तो जो टर्म छोटी है, ठीक है, अगर आपको एवरेज वैल्यू चाहिए इस एफसी की, एवरेज एफसी चाहिए यहां पर, तो जो टर्म छोटी है उसे क्या रख दोगे बच्चों, आप पहले रख दोगे, ठीक है। यहां पर FC2 छोटा है तो इसे पहले रख दोगे, और उसके बाद बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस करोगे, ठीक है। बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस करोगे और उसके 2/3 पार्ट को बाकी बचे हुए रिमेनिंग के अंदर जोड़ दोगे। तो जो आपके पास ये फाइनल वैल्यू आएगी, ठीक है, जो आपके पास ये वाली फाइनल वैल्यू आने वाली है, यही क्या हो जाएगी, मेरी एवरेज वैल्यू ऑफ एफसी, which you are going to use in the formula of loss of pre-stress due to creep, यानी कि डेल्टा सिग्मा बराबर m phi fc। तो ये fc आपको यहां यूज करना है, ठीक है। तो इसी तरह से हम केस 2 के लिए क्या लिख देंगे, fc मेरे पास क्या हो जाएगा, अब जो छोटा है उसे पहले रखना है, FC1 बड़े वाली वैल्यू में से, लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करना है, डिडक्ट करना है, और उसका 2/3 पार्ट अगेन ऐड कर देना है। जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वही क्या हो जाएगी, एवरेज वैल्यू ऑफ एफसी हो जाएगी बच्चों, ओके। तो होप सो आपको ये प्री स्ट्रेस का जो लॉस है, फर्स्ट लॉस ड्यू टू क्रीप, समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारा जो लॉस है, ठीक है। नेक्स्ट लॉस इज आर लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू shrinkage of concrete. Second one is loss of pre-stress due to shrinkage of concrete. आई होप सो अब तक आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप टाइम वहां पर लिख दें कि इस टाइम पर मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर डाउट आया था, ताकि हम उसे बाद में रिजोल्व कर पाए, ओके बच्चों। तो आप कमेंट सेक्शन में वो सब लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे इसके और देखें, नेक्स्ट जो हमारा लॉस है, now let's study about this loss। तो अगेन बच्चों मेरा जो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस रहने वाला है, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा रहने वाला है, वो क्या था, स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमारा फॉर्मूला तो चेंज होने वाला नहीं है। अब पिछली बार क्रीप के वजह से श्रिंक हमारे पास स्ट्रेन आ रहा था तो हमने क्रीप स्ट्रेन लिया था। इस बार ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट आ रहा है तो हम कौन सा स्ट्रेन ले लेंगे, श्रिंकेज स्ट्रेन। लेकिन जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो अगेन स्टील का लिया जाएगा। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, दिस इज shrinkage strain and this one is Young's modulus of elasticity of steel, ठीक है। तो इसमें बच्चों हमारे पास दो केस बनने वाले हैं, ओके। तो हम लिखते हैं केस नंबर, हम लिखते हैं यहां पर केस नंबर 1 और यहां लिखेंगे केस नंबर 2। लेट अस डिवाइड दिस सेक्शन हियर बाय अ लाइन, ताकि मैं कोशिश करूं कि एक ही साइड ये कंटेन रहे और आपको प्रॉब्लम भी ना हो बाद में समझने में। तो केस 1 के लिए देखिए, ये हम केस देखते हैं फॉर प्री टेंशन, दिस केस इज फॉर प्री टेंशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। जो हमने दो मेथड पढ़े थे ना प्री स्ट्रेसिंग के, एक तो कौन सा था, प्री टेंशनिंग, और दूसरा था पोस्ट टेंशनिंग। तो उसमें से पहला मैं ले रहा हूं प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट एंड सेकंड वन इज पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस्ड concrete, okay। second one is a post tension pre-stress concrete। तो इस सेक्शन के लिए बच्चों
आपको याद करना होगा कि इनकी मेथोडोलॉजी क्या थी, हमने किस तरह से प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग की थी। अगेन इसके लिए बोलूंगा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, नोट्स बनाएं, तभी आगे इसमें प्रोपोगेट करें, वरना आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। तो प्री टेंशनिंग में हमारे पास 3 स्टेप थे। सबसे पहले तो हम क्या करते थे, प्री नाम है तो टेंशनिंग पहले करेंगे, राइट। टेंशनिंग के बाद मैं क्या करता था, कॉन्क्रीटिंग करता था। थर्ड स्टेप को एक बार इग्नोर कर रहे हैं। इसी तरह से यहां हमारे पास 3 स्टेप थे। पहले कॉन्क्रीटिंग होती थी, उसके बाद डक्ट बना के डक्ट सूख जाए यानी कि हार्ड हो जाए, स्ट्रेंथ गेन कर ले, देन आफ्टर फ्यू नंबर ऑफ डेज हम क्या करते थे, टेंशनिंग करते थे। ठीक है, तो इन्हीं 2 स्टेजेस से हम समझ जाएंगे कि क्यों इसमें ज्यादा लॉस है, क्यों इसमें कम लॉस है। तो ये ड्यू टू श्रिंकेज का लॉस आता है, ये मैं आपको बता दूं कि प्री टेंशन के अंदर ज्यादा आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें पहले देखो हमने टेंशनिंग कर दी, टेंशनिंग हो चुकी, उसके बाद हम कंक्रीट की कास्टिंग कर रहे हैं। अब कास्टिंग के बाद क्या होता है, कंक्रीट मेरा श्रिंक होने लग जाता है, तो श्रिंकेज के साथ वो क्या लेकर जाएगा, अपने साथ लॉस लेकर जाएगा। उसमें श्रिंकेज ओवरऑल पूरा का पूरा एनकाउंटर होने वाला है, क्योंकि टेंशनिंग की स्टेज जो हो चुकी है वो पहले हो चुकी है। लेकिन इसमें टेंशनिंग कब होती है, आफ्टर दी 28 डेज, मिनिमम आफ्टर दी 28 डेज हम जनरली लेकर चलते हैं। कंक्रीट ले ली, डक्ट बना लिया, लेकिन जब तक मेरा कंक्रीट पूरा हार्डन नहीं हो जाता, तो उसके बाद यहां पर मैं क्या करता हूं, टेंशनिंग की प्रोसेस करता हूं। यानी कि जो 28 डेज के लिए, फॉर एग्जांपल यहां पर 28 डेज के लिए जो श्रिंकेज आया था कंक्रीट का, वो तो कंसिडर ही नहीं हुआ इन केस ऑफ पोस्ट टेंशन में। तो प्री टेंशन के अंदर तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा स्ट्रेन आएगा। इसलिए जो अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट हम यहाँ पर लेके चलते हैं, अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट, ये आईएस कोड की वैल्यू है, आप इसे सिंपली लिख भी सकते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में जनरली ये डायरेक्टली पूछ भी ली जाती है। तो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर कंक्रीट इज इक्वल टू 0.0003। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लगाई, क्योंकि स्ट्रेन की कोई भी, सॉरी कोई वैल्यू क्या, कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं लगाया, क्योंकि स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता। दिस इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ के लेंथ से दोनों के डायमेंशन मीटर मीटर कट जाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ गया, यहां देखिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन। अब इस क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन के इस इक्वेशन को देखिए थोड़ा सा। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस क्या था, श्रिंकेज स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील मैं ऑलरेडी लेकर चलता हूं 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, एक कांस्टेंट वैल्यू लेकर चलता हूं। जनरली जब तक कि आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तब तक आपको यही अज्यूम करके चलनी है, और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। मेरे पास अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन भी मिल गया 0.0003। दिस इज एज पर कोड, मैं नहीं कह रहा इसे। तो जो अल्टीमेट वैल्यू यानी कि टोटल, ठीक है, टोटल लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, वो कितना रहने वाला है, इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर से। तो यहां से चलिए 4 0 कट होगी, और 3 2 6, तो 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर इसको मेगा पास्कल कह दोगे आप। तो फाइनल वैल्यू जो कि कांस्टेंट रहने वाली है इन केस ऑफ प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, तो श्रिंकेज की वजह से, ठीक है, कंक्रीट में श्रिंकेज की वजह से लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ प्री टेंशन में, पोस्ट टेंशन के अंदर मत बता देना इतना। तो प्री टेंशन के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू आपका एनकाउंटर होगी यहाँ पर। तो सिंपली अगर कहीं पर न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्टली आप ये वैल्यू लिख सकते हो वहां पर। ठीक है बच्चों, जब तक कि आपको इनकी सेपरेट वैल्यू नहीं दे रखी कि इतना उसमें स्ट्रेन आया है, उससे ज्यादा हमने स्ट्रेन अभी कंसिडर नहीं किया। लेकिन जब तक नहीं दिया तो आपको टोटल वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन कितनी दे रखी है, 0.0003, और इसकी यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कितना रहता है बच्चों, 2 × 10⁵। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर 60 मेगा पास्कल। न्यूटन पर mm स्क्वायर का डायरेक्ट कन्वर्जन बता रहा हूं आपको कि मेगा पास्कल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, मेरा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, और किसमें है, प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। सेकेंड वन अगर मैं देखूं यहां पर, तो इसके लिए जो श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू रहने वाली है, वो देखिए कितनी आती है इन पोस्ट टेंशन। हम कितना कंसिडर करके ले चलते हैं, वो रहती है 0.0002 अपॉन में log base 10 t + 2।
और इस टी का मतलब है टी इज टाइम, ठीक है, टी इज टाइम, टाइम इन डेज, या फिर आप सिंपली इसे ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज एज ऑफ कॉन्क्रीट एट विच टेंशनिंग या फिर ट्रांसफर ऑफ लोड इज अप्लाइड, इस टेंशनिंग इज डन। ठीक है कि 28 डेज है तो आपको यहाँ पर 28 लिख देना है, 30 डे बाद हमने टेंशनिंग की है तो 30 डे लिख देना है। जितने भी दिन के बाद आप उस लोड का ट्रांसफर करने वाले हो, क्योंकि पोस्ट टेंशन में आपको पता है लोड ट्रांसफर और टेंशनिंग की दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं, अगर आपको याद हो हमारे मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग में। तो मेरे पास जो इक्वेशन बन के आ जाएगी वो क्या हो जाएगी कि श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू पोस्ट टेंशन के अंदर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन एस एच जो ले रहा हूं मैं 0.0002 अपॉन log बेस 10 t+2। कई बार हमसे डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी पूछ लेता है, ठीक है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछ लेता है, log बेस 10 ऐसा दे देगा आपको जिसकी वैल्यू आप खुद से निकाल पाओ बिना कैलसी के भी, बिना कैलकुलेटर के। तो कई बार हमसे सिर्फ और सिर्फ श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू ही पूछ लेता है पोस्ट टेंशन के अंदर। प्री टेंशन के अंदर पूछेगा तो कितनी बतानी है, 0.0003। तो नेक्स्ट पेज पर इसकी फाइनल वैल्यू हम पोस्ट टेंशन के लिए अगर मुझे निकालनी हो तो देखते हैं क्या आएगी। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस तो बच्चों कितना होता है, एप्सिलॉन एस एच मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। एप्सिलॉन एस एच की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 0.0002 अपॉन में log बेस 10 t+2 multiply by modulus of elasticity of steel. Now this is what, this is our loss of pre-stress only in case of post tension pre-stress concrete। ठीक है, ये किसमें हमारा पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में है, और किसकी वजह से, ड्यू टू श्रिंकेज इन कंक्रीट। अगर बच्चों आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है आप डायरेक्ट इन फॉर्मूलीज को भी धीरे धीरे याद करते जाएं, साथ साथ में अगर बार बार इन्हें रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल लगाइए, ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे आपको सिंपली ये याद हो जाएंगी। और इसके ऊपर प्री स्ट्रेस के ऊपर मैंने देखा है कि काफी जगह लॉसेस के ऊपर तो क्वेश्चन एक कंपलसरी आता ही आता है, चाहे वो किसी भी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उसमें लॉसेस का एक क्वेश्चन आप जरूर एनकाउंटर करने वाले हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लॉस की ओर बढ़ते हैं, यानी कि आज के आखिरी लॉस की ओर। आज का है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आज के जो लॉसेस हैं वो इमीडिएट, सॉरी हम टाइम डिपेंडेंट लॉसेस की बात कर रहे हैं, इमीडिएट लॉसेस पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मूविंग टू थर्ड लॉस विच इज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू relaxation of steel tendons, relaxation of steel tendons। ठीक है, अगेन दिस इज टाइम डिपेंडेंट लॉस। हमने जो आज के तीनों लॉसेस पढ़े हैं, यानी कि जो थर्ड लॉस हम पढ़ रहे हैं इंक्लूडिंग दी बोथ ऑफ दी टू प्रीवियस वन, दीज ऑल आर द टाइम डिपेंडेंट लॉस, यानी कि टाइम के साथ धीरे धीरे वेरी करेंगे। ठीक है, यहां पर भी आपने देखा जो मेरी वैल्यू थी, वेट अ मिनट, ये जो वैल्यू थी मेरी, ये भी कैसा है कि जैसे जैसे मेरा टाइम इंक्रीज हो रहा है तो उसमें उस तरह के लॉसेस एनकाउंटर हो रहे हैं। और हाँ, एक चीज आपको यहाँ पर बता दूं बच्चों में, ये देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम जो कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं यानी कि टेंशनिंग की प्रोसेस कर रहे हैं पोस्ट टेंशन में, इन द केस ऑफ पोस्ट टेंशन, तो उसमें आफ्टर दी 28 डेज लगा रहे हैं, तो श्रिंकेज जो 28 डेज का था वो तो कंसिडर किया ही नहीं गया। जो 28 डेज का कंसिडर नहीं किया गया तो टोटल वैल्यू किससे कम आनी चाहिए, 0.0003 से, तो आपको दिख भी रहा है 0.0003 से उसकी वैल्यू कम ही आएगी। उसके बाद एक चीज देखिए बच्चों, आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पर कि जैसे जैसे मैं इस टाइम की वैल्यू को, यानी कि एज ऑफ टेंशनिंग की जो स्टेज है, लोड ट्रांसफर की जो स्टेज है, उसको जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा तो जो श्रिंकेज आने वाला था वो तो कंक्रीट में अकेला चला गया, उसमें तो स्टील जब तक हमने लगाया नहीं है, स्टील टेंडन लगाया नहीं है, तो वो श्रिंकेज को कैसे ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए जैसे जैसे टाइम बढ़ाता जाऊंगा तो डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती जाएगी, डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ेगी, तो मेरे पास फाइनल वैल्यू जो आने वाली है श्रिंकेज स्ट्रेन की वो कम होती जाएगी।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली अगर कॉमन सेंस से भी देखें हम कि जैसे जैसे अगर मैं बहुत दिनों बाद लगाता हूं तो मुझे श्रिंकेज स्ट्रेन उतना ही कम मिलेगा, क्योंकि वो श्रिंकेज स्ट्रेन अकेला कंक्रीट ने एनकाउंटर किया है, स्टील के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। क्योंकि हमें जो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस कराना था उसके लिए स्टील पर इफेक्ट पड़ना जरूरी है। स्टील पर इफेक्ट पड़ेगा, उसी वजह से हमने यहाँ पर ईएस यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील यूज किया है। उसी में फर्क पड़ेगा, यानी कि लॉस ऑफ एलोंगेशन ऑफ स्टील होगा, लॉस ऑफ एलोंगेशन स्टील होगा, उसी की वजह से लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो लॉस ऑफ एलोंगेशन कराना बहुत जरूरी है। तो ये अलग टर्मिनोलॉजी थी सारी, ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट था वो आपको बता दिया यहाँ पर मैंने। कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रह जाता है कि वैल्यू दे दी कि आपको दो वैल्यूज दे दी, एक 35 डेज एक 40 डेज, दोनों के लिए श्रिंकेज स्ट्रेन किस में कम आएगा, तो सिंपली आप कॉमन सेंस से भी फाइनल आंसर दे सकते हो, अपना टाइम सेव कर सकते हो। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की खास बात क्या होती है, उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें काफी सारा पेपर आता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पेपर करने के साथ उसमें टाइम मैनेज भी कर लेते हैं, जो ताकि जो इजी क्वेश्चन हो उसको हम 10 से 15 सेकंड में कर पाए, और जो टफ है न्यूमेरिकल जिसमें सोल्व करने पड़ रहे हैं, कैलकुलेशन है, वो अराउंड 40 टू 45 सेकंड में सोल्व हो जाए। गेट की बात नहीं कर रहा, गेट में तो 3 मिनट मिलते हैं अराउंड एक क्वेश्चन को सोल्व करने के। तो हम पढ़ रहे हैं अभी बच्चों लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील टेंडन। ठीक है, तो इसके लिए तो एक तो बच्चों नोट लगाकर आप क्या लिखेंगे, आपको क्या नोट लगाकर यहां पर लिखना है, दिस लॉस ओनली विल बी एनकाउंटर्ड, दिस लॉस only will be encountered when value of when value of applied stress is more than 50% of permissible stress। अगर आपको बच्चों मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही तो मैं जो बोल रहा हूं उसके साथ साथ आप समझ जाओगे। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, this loss will only be encountered when value of applied stress is 50% greater than 50% of permissible stress। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कितनी दे दी, 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो अप्लाइड स्ट्रेस आपका आने वाला है, ठीक है, जो अप्लाइड स्ट्रेस मान लीजिए कि आपका आ गया 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो यहां पर आप सिंपली क्या लिख दोगे, जीरो लॉस या फिर नो लॉस। ठीक है, क्या लिखोगे, जीरो लॉस या फिर नो लॉस। लेकिन जैसे ही वैल्यू ये ग्रेटर देन 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाती है, आपको ये रिलैक्सेशन ऑफ स्टील टेंडन का यहाँ पर ये जो लॉस आने वाला है वो एनकाउंटर होने लग जाएगा। तो इसके लिए बच्चों अगेन एक टेबल बनाते हैं हम, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। होप्सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर आपने नहीं लिया स्क्रीनशॉट तो आप सिंपली वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो, यूट्यूब पर रहने वाली है हमेशा के लिए, ये रिवाइंड करके पॉज करके सिंपली वहां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पॉज करके आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। तो इसके लिए एक टेबल बना रहा हूं मैं आपके लिए, देखिए, फॉर द वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस। वेट ए मिनट, आई थिंक, चलिए कोई बात नहीं, काफी बड़ी टेबल दिखेगी तो आपको सिंपली समझ आना लग जाएगा, आपको क्लियरली विजिबल भी हो जाएगा, देखने में फालतू प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो यहां तो लिखते हैं हम स्ट्रेस इन स्टील, तो बच्चों यहां लिख देंगे हम लॉस ऑफ या लॉस इन प्री स्ट्रेस, और एनकाउंटर करूंगा मैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में। इसके लिए एज पर आईएस कोड हमारे को सिंपली वैल्यूज दे रखी हैं, ऑटोमेटिकली दे रखी हैं। अगर आपकी परमिजिबल वैल्यू, ठीक है, परमिजिबल स्ट्रेस अज्यूम कर लीजिए, आपको कितना दे रखा है, FP, और ये जो स्ट्रेस मैं यहां पर ले रहा हूं ये कौन सा है मेरा, अप्लाइड स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, अगर आपका स्ट्रेस अप्लाइड स्ट्रेस इन स्टील है 0.5 FP, यानी कि हाफ ऑफ FP यानी कि 50%। अगर जिसको परसेंटेज कन्वर्जन नहीं करना था तो बेटा सीखो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं हम, इतना तो पता होना चाहिए, फिर भी यहाँ पर लास्ट बार बता रहा हूँ, एक बार बता देता हूँ। परसेंट का मतलब बाय 100,
तो सिंपली कट करोगे तो हाफ हो जाएगा 0.5 या फिर सीधा डेसिमल यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 एफपी वैल्यू यानी कि 50% जो मेरे पास स्ट्रेस आने वाला है उसके लिए लॉस इन प्री स्ट्रेस तो बच्चों कितना एनकाउंटर करोगे, 0, ठीक है। उसके लिए सिंपली क्या लिख दोगे, 0। 50% या उससे कम होगा तो 0, 50% से इंक्रीज कर दिया यानी कि एक वैल्यू ली है बच्चों मैंने 0.6 एफपी। 0.6 एफपी के लिए आप कितना लोगे, 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का लॉस आ जाएगा प्री स्ट्रेस में। क्या हो अगर 0.7 एफपी आ जाए तो आप कितना लॉस ले लोगे, 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और क्या हो अगर 0.8 एफपी यानी कि 80% ऑफ हमने जो स्ट्रेस है 80% उसकी वैल्यू अप्लाइड कर दी। यहाँ कितनी अप्लाई की है, 70%, यहाँ 80%, यहाँ 60%, यहाँ 50%। ये बेटा मैंने सिंपली क्या किया है, जो परसेंटेज वैल्यू है उनको मैंने डेसिमल यानी कि फ्रैक्शन के अंदर सिंपली यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। और कुछ नहीं किया है, डेसिमल वैल्यू के अंदर यहाँ पर मैंने डिनोट कर रखा है, कुछ ऐसे कोई जादू जादू नहीं किया यहाँ पर मैंने। तो 4.8 एफपी, चलिए इसे थोड़ा इरेज करके साफ से लिख लेता हूँ। 4.8 एफपी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का आपको लॉस एनकाउंटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे तो बीच की वैल्यू क्या निकालोगे, अगर आपको 0.65 एफपी आ गया, 0.73 एफपी आ गया तो बेटा सिंपली क्या कर लो, इंटरपोलेट कर लो। इंटरपोलेशन तो करना आता होगा ना, 12th में सीखते हैं, 11th 12th में। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इंटरपोलेशन लगाकर बीच की वैल्यू को निकाल लेना है। और अगर ये वैल्यू आपको दे रखे है तो सिंपली आप याद भी कर सकते हैं। याद करने क्या तरीका है कि 50% उससे लेस के लिए तो डायरेक्टली क्या, 0 ही है, कोई लॉस नहीं है, 0 यानी कि नो लॉस विल बी एनकाउंटर्ड हियर। तो 0.6 के लिए क्या करो, आप 35 याद कर लो, उसके बाद 0.7 का 70, 0.8 का 80, ये तो सिंपली याद कर सकते हो। और यहाँ से अगर आपको डबल भी करना है तो अगर ये 35 वाली वैल्यू याद रखनी है तब ये भी याद रख सकते हो कि 0.7 का 70 है तो उससे पहले वाली जो भी वैल्यू है वो इसकी क्या है, हाफ वैल्यू लिखनी है, हाफ लॉस आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना यानी कि क्रीप की वजह से, श्रिंकेज इन कंक्रीट की वजह से, और लास्ट वन था हमारा, ये कौन सा आया था, ड्यू टू लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन अप्लाइड स्ट्रेसेस यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ स्टील टेंडन। ये किसकी वजह से आया था, अप्लाइड स्ट्रेसेस ऑफ, हमने जो स्ट्रेस अप्लाई किए हैं अगर उसकी वैल्यू परमिसिबल वैल्यू से 50% से ग्रेटर देन हो जाए तो स्टील के टेंडन है उनके ऊपर लोड ज्यादा लग जाएगा, तो उनके अंदर की जो प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल है, जो उनका अरेंजमेंट है, पार्टिकल अरेंजमेंट, उसको रिलैक्स होने लग जाएंगे, ठीक है। या फिर जो भी हमने जॉइंट्स वगैरह उधर लगा रखे हैं वो रिलैक्स होने लग जाएंगे। तो यहाँ हमारे को रिलैक्सेशन ऑफ स्टील टेंडन एनकाउंटर होगा, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील टेंडन के हिसाब से हमने लॉस निकाल रखे। और ये टेबल है जो 50%, 60%, 70% और 80% अप्लाइड स्ट्रेस की वैल्यू एज कंपेयरिंग टू परमिजिबल स्ट्रेस के हिसाब से, ठीक है। परमिजिबल स्ट्रेस के हिसाब से जितनी भी हमने वैल्यू को अप्लाई किया है उसके हिसाब से ये हमारे को लॉसेस कुछ एनकाउंटर हो गए। तो ये थे बच्चों हमारे टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इमीडिएट लॉसेस, ओके। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कहीं पर किसी को कोई भी डाउट आया है तो सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। और वीडियो के अंदर कोई भी चीजें आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, तो उसके बारे में भी अपना सजेशन आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सिंपली आप पोस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।